बढ़ेंगे आगे, रामपुर की बात करेंगे। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान देखने को मिला है। कह रहे हैं कि हिंदू आस्था से काल नेमी झुक रहे हैं। वो चिढ़ते हैं कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। सपा राज में सैफई और आजम परिवार का विकास हुआ है। आस्था की ताकत ने उन्हें झुका दिया है। अब उन्हें भगवान राम याद आ रहे हैं। राम भी अपने भक्तों को पहचानते हैं। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो उस समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और उन्होंने साफ तौर से याद दिलाया कि 2017 से पहले किस तरह की स्थिति थी अयोध्या को लेकर, राम भक्तों को लेकर, और अब क्या स्थिति है। देखिए आखिर रामपुर से योगी आदित्यनाथ गरजे हैं और लगातार सपा को निशाने पे लेते हुए कहा है कि 2017 से पहले सपा की सरकार में क्या होता था, गुंडा राज था, महिलाएं असुरक्षित थी, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं था। पर अब की सरकार में देखेंगे तो ना दंगा हुआ है, ना कर्फ्यू हुआ है, सब चंगा है। तो पहले की सरकारों में कांवड़ यात्रा भी अगर निकलती थी तो दंगे होते थे और जन्मभूमि को लेकर उन्होंने आह्वान किया कि वो आगे आ जाए, और जन्माष्टमी को भी लेकर कहते थे कि वहां जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे। तो इस तरह के आरोप योगी आदित्यनाथ लगाए। पर रामपुर को लेकर खास तौर से इंडिकेशन रहा है कि रामपुर में आजम खां एक छोटी सरकार चलाते थे, यानी मतलब एक पैरेलल सरकार चलाते थे रामपुर में। और आज देखिए आजम खां की स्थिति क्या है, क्योंकि आजम ने कभी रामपुर का विकास नहीं किया। और रामपुर में आज 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का विकास, जो विकास की परियोजना थी उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। यानी रामपुर अब डेवलप हो रहा है। और पहले रामपुर क्या था, वो पिछड़े जिले कहता था और रामपुर में एक ही आदमी का राज चलता था, वो थे आजम खां। पर यहाँ से आकाश सक्सेना जीते, यहाँ से बलदेव सिंह मोहल्लक यहाँ से जीते, पर अब रामपुर की तस्वीर बदल ली। यानी कुल मिला के योगी आदित्यनाथ ने सपा को निशाने पे लिया कि कैसे जो पर्व होते थे, हिंदू पर्व खास तौर से, उसको नहीं मनाया दिया जाता था। यानी जब जन्माष्टमी आए, कांवड़ यात्रा हो। अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। और वहीं भारत को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी देखने को मिली है। सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो की धमकी सामने आई है। कह रहे पाकिस्तान कभी नहीं झुकेगा। पाकिस्तान को भारत नहीं जानता। पानी नागरिकों की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ेगा। तो अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। ये धमकी जो है बिलावल भुट्टो की तरफ से दी गई है। पानी और संप्रभुता की रक्षा पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान को भारत नहीं जानता, इस तरह की बातें कही गई। पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान की क्या हालत है ये सबको पता है। एक तरफ पीओके में
हड़कंप मचा हुआ है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पानी की समस्या है, साथ ही साथ खाने की भी समस्या है। इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। विकास का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक के बाद एक गीदड़ भभकियां जो है पाकिस्तान दे रहा है और कहीं ना कहीं वो कूटनीति काम आ गई, जिसमें सिंधु जल जो था उसे रोकने का फैसला भारत ने जो लिया। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार जो है भारत पे जिस तरह से उसने कई आतंकवादी घटनाएं कराई, उसके बाद भारत ने जब सख्त रुख अपनाया तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है और वो साफ साफ देखा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से सिंधु जल समझौते को जो है वो एक बार फिर से लागू किया जाए, जिसके लिए भारत ने बिल्कुल सिरे से मना कर दी, क्योंकि भारत ने बोल दिया पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते। और ऐसे में अब वो एक लॉबी बनाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग कंट्रीज में जाकर, और कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हक में लाया जाए, पाकिस्तान के हक में लाया जाए, जो फिलहाल अभी तक जो किसी तरह से भी वो कामयाब होती दिख नहीं रही। और ऐसे में उनकी छटपटाहट साफ साफ देखी जा रही है। पहले बिलावल भुट्टो, उसके बाद कल उनके एक और मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका ये कहना था कि इसको हम वापस लेके रहेंगे। और जो अभी भी देखिए उनके जो है वो तेवर कम नहीं हो रहे, वो अभी भी लोगों को अपने बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को झूठ बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार भारत में भारी पड़ रहा है। और अभी भी उनके यही तेवर है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी शुरू नहीं की गई तो वो इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो उसका खामियाजा पाकिस्तान लगातार भुगत रहा है, भूखमरी के कगार पे है। कई इलाकों में उनके सूखा पड़ना शुरू हो चुका है, उनके बिजली परियोजनाएं थी जो इन रिवर से निकलती थी वो बंद हो चुकी हैं, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर ताले लग चुके हैं। तो ऐसे में अब वो छटपटाहट साफ साफ देखी जा रही है और भारत का इसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को किस तरह से भूखा प्यासा मरने पर आमादा कर देना, मरने पर छोड़ देना है विकास, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब किस तरह की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है? क्या स्ट्रेटजी है ये? क्या ये कोई स्ट्रेटजी भी है उसकी कि बड़े मंच पर वो इस तरह से बयान दे और फिर किसी तरह से बदलाव की उम्मीद करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, मैं साफ साफ कहूंगा, लेकिन कोशिश उसकी जारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक डेलीगेशन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके दम पर वो भारत पे दबाव बना सके। लेकिन वो दबाव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कोई भी देश अभी तक, अगर इक्का दुक्का देश छोड़ दे जो उनके साथ है, तुर्की जैसे देश जो लगातार पाकिस्तान की हिमायती रहे हैं, और पाकिस्तान यहाँ एक दो मुस्लिम कंट्री, उनके अलावा कोई भी कंट्री जो है इस पे ट्रीटी पर पाकिस्तान के साथ नहीं है। कोशिश उसकी जरूर है कि अलग अलग मंच पर इसको जो है इस बात को सामने रखा जा सके, इस मुसीबत को सामने रखा जा सके। और इसीलिए लगातार बिलावल भुट्टो जैसे लोग या कई अन्य नेता इस पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी नजर आ रहे थे कुछ समय पहले, ख्वाजा जो है इनके वो भी नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लेकिन उसका प्रभाव भारत पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और खासकर टेक्निकली देखा जाए तो ये किसी भी ये जो समझौता था ये भारत ने अपनी तरफ से एक मदद की पेशकश की थी पाकिस्तान को। कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था कि हम ये करेंगे, कोई इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के अंडर नहीं हुआ था। तो ऐसे में दबाव बनाने की जो रणनीति पाकिस्तान खेल रहा है वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगी, और जितनी ज्यादा उछलना है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उछले, इसका फायदा ना भारत के ना पाकिस्तान को मिलेगा, ना ही कोई देश इसके हक में भारत के खिलाफ आएगा। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन नजर होता है। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। आरोपियों ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अविनाश मिश्रा से सबसे ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा का नाम भी एक बार फिर सामने आया। जांच अब आरोपियों की संपत्तियों और बैंक खातों तक पहुंच गई है, यानी कि बैंक खाते जो है खंगाले जा रहे हैं, संपत्तियों की डिटेल्स निकाली जा रही हैं, पूछताछ हुई है और कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। एसआईटी 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन सब के बीच अनिल मिश्रा का नाम बार बार सामने आ रहा है।
ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ निकला है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और किस तरीके से मिश्रा से सबसे ज्यादा वक्त तक पूछताछ जो है वो हुई है। अनिल मिश्रा का नाम बार बार सामने आ रहा है। जांच अब आरोपियों की संपत्तियों और बैंक खातों तक पहुंच गई, यानी कि उनके बैंक खातों में कितनी रकम है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। इससे पहले ये भी जो है जानने समझने की कोशिश की गई थी कि जो चढ़ावा चढ़ाने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न होती है, कैसे कैसे होकर गुजरती है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सुपरविजन उनका कैसे होता है, निगरानी कैसे रखी जाती है, पारदर्शिता के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम। इन सब के बीच चंपत राय से भी इससे पहले हमने देखा उनसे पूछताछ हुई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कबूला की गलती उनके एंड पर हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक जब हमें इस चोरी के बारे में पता चला, जब अनियमितता के बारे में पता चला जून के पहले हफ्ते में, तब हमने इंटरनल जांच की है, जबकि हमें तभी इस बाबत सूचित करना चाहिए था। एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है और इन सब के बीच तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। चंपत राय इस्तीफा भी दे चुके हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ अनुज कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अनुज, तमाम आरोपियों से पूछताछ, अविनाश मिश्रा से सबसे ज्यादा समय तक पूछताछ हुई है, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? साथ साथ बार बार ये अनिल मिश्रा का नाम जो है वो क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, लगातार आरोपियों से पूछताछ हो रही है और कई घंटों तक पूछताछ होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जिसको बेहद हैरान करने वाले हैं। हालांकि अविनाश मिश्रा से कई घंटों तक पूछताछ हुई, उसने कई नामों का भी जिक्र किया, खासतौर से अनिल मिश्रा का नाम का जिक्र किया, क्योंकि अनिल मिश्रा वो कड़ी हैं जिसके सरपरस्ती, यानी ये कह सकते हैं कि उसके आशीर्वाद से ही वो सारा काम वो करते रहे हैं। और ऐसे खुलासे हुए कि आखिर ये कब से ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, यानी कब से चोरी की जाती है और कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। माना जा रहा है कि जब नोटों की जब गिनती होती थी उसी समय ये बड़े स्तर पर हेर फेर होता था, उसी समय कुछ गाड़ियों को बाहर निकाला जाता था। और एक वक्त में समझ लीजिए कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक समय पर 5 लाख रुपए की, समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर इस बात की पुष्टि करता है कि मतलब जो खबर निकल के आई, जो सूत्रों के हवाले से जो पूछताछ में अधिकारियों से निकला कि एक दिन में 5 से 6 लाख रुपए की बंदरबाट हुआ करती थी। तो यानी अनिल मिश्रा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है और अनिल मिश्रा का खुद आरोपियों ने लिया है और अन्य आरोपियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। और इससे पहले भी अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ करी, तो 3 घंटों में कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे कि आखिर भर्ती प्रक्रिया क्या है, मंदिर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है, और कैसे गणना का जो संग्रह है यानी कैसे रखा जाता है वो क्या है। और सबसे खास बात यह है कि जो बैंक कर्मचारी है और जो आउटसोर्सिंग जिनकी भर्तियां हुई है वो सवालों को घेरे सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो भी चंपत राय कह रहे हैं कि जो व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी लेते हुए तो इस्तीफा दे दिया, पर डायरेक्ट मेरी और कहीं ना कहीं ये भी कहा है अनुज चंपत राय ने कि इस बाबत पहले ही पुलिस को इत्तला कर देना चाहिए था, लेकिन इंटरनल जांच पहले चल रही थी उनके मुताबिक। शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे, बात वाराणसी की करेंगे। दाल मंडी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दाल मंडी में 5 मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। रजिस्ट्री के बाद शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मस्जिद के ध्वस्तीकरण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि वाराणसी से सामने आई है। 5 मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी इलाका बताया जा रहा है जहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण को लेकर लगातार सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। बहरहाल इसी पर ज्यादा अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ नित्यानंद जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। नित्यानंद, क्या इंफॉर्मेशन अभी आपकी मौजूदगी कहाँ है? साथ साथ ये 5 मस्जिदों का जिक्र किया जा रहा है कि सभी अवैध तरीके से बनी है, कितनी कितनी दूरी पर है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? दालमंडी ध्वस्तीकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं पीछे, ये आज मस्जिद पे हाथ लगा दिया गया है। दालमंडी में कुल 6 मस्जिद मौजूद है जिनको चिन्हित किया गया था ध्वस्तीकरण करने के लिए। बहुत जिनमें से आज पहली मस्जिद है जिस पर हाथ लगाया जा रहा है। मस्जिद का नाम है करीमुल्लाह बेग मस्जिद है। ये पे आज हाथ लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा चलाया जा रहा है। बता दें कुल 187 भवन है जिन्हें ध्वस्त किया जाना है, जिनमें से 6 मस्जिद भी शामिल है। और अब तक 150 से ज्यादा भवनों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जा चुका था। और आज पहली बार दालमंडी में मस्जिद पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर के साथ साथ जो हथौड़े हैं उससे कार्रवाई की जा रही है। बता दें मस्जिद 6 मस्जिद है जिनमें से आज 5 मस्जिदों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी
मस्जिदों की रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी ने पहले ही करा दी थी और 5 मस्जिद पर एक साथ आज सुबह से ही काम लगा दिया गया है। साथ बात की जाए दाल मंडी की, तो दाल मंडी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है और बहुत जल्द पीडब्ल्यूडी के मुताबिक 1 महीने के अंदर यहाँ पे चौड़ी सड़क बन के तैयार हो जाएगी। सुरक्षा की बात की जाए तो 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी। नित्यानंद, एक और चीज जरा ये समझाइए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रजिस्ट्री पहले करवाई गई है अभी कुछ वक्त पहले और उसके बाद अब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, इसके क्या मायने? क्या पहले रजिस्टर्ड नहीं थी ये जमीन और अब रजिस्ट्री करवाई जा रही है, उसके बाद ध्वस्तीकरण भी हो रहा है? जरा ये थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। दाल मंडी का जब चिन्हित किया गया था चौड़ीकरण के लिए, दाल मंडी के 187 करोड़ को कुल 187 करोड़ में थे, जितने भी भवन स्वामी थे और जब कुछ राशि बनाई गई तो मुआवजा दिया गया था, उसके बाद रजिस्ट्री कराई गई थी, जिनमें कुछ मकान अवैध तरीके से बने थे। आज फिर जो कार्रवाई चल रही है इसमें 5 मस्जिद शामिल है। 500 मस्जिद की कुछ जो हिस्से बचे हैं बच की जा रहे हैं, मुआवजा जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको पहले किया गया था और रजिस्ट्री करा दी गई। उसके बाद को अंजाम किया जा रहा है, जहाँ 5 मस्जिद आज के बाद एक मस्जिद जो छठी सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे पुरानी बताई जाती है नगरे हाफिज मस्जिद, मगर वर्तमान की बात की जाए तो सिर्फ 5 मस्जिद में हाथ लगा है और ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है जो ध्वस्तीकरण पे जो पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि अब तक जो रुकावट थी वो ये मस्जिद थी और अब जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है मस्जिद का, मुआवजा दिया जा चुका है, तो बिना किसी परेशानी के ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया नित्यानंद आपके तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। चौड़ीकरण की प्रक्रिया जो है वो बनारस में चल रही है।